वैसे ही का तमाम ये संबोधि माल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में। मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं और अंशुमान जी दिवाली मना चुके हैं। पूरी उम्मीद है आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। खबरें आज बहुत हैं क्योंकि 2-3 दिन के गैप के बाद मनी सेंट्रल आप देख रहे हैं। कौन सी खबरें शामिल की गई हैं इस शो में आज के विश्लेषण के लिए जानने के लिए देखिए आप ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे ईपीएफओ की एक खबर के साथ। ईपीएफओ के डिफॉल्टर्स पर सख्ती के लिए शुरू होगा नया अभियान। प्रदूषण से हाफती दिल्ली में बढ़ी बीमा की मांग। प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया दिवाली के बाद और इस बीच बीमा की मांग बढ़ी है। क्या खबर है ये जानेंगे। बिजली घरों में कोयले का संकट गहराया। कई बिजली घर ऐसे हैं जहां कोयले की कमी अब सामने आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है ये जानेंगे। खत्म हो जाएगी फ्यूचर रिटेल। खत्म शब्द इसलिए क्योंकि ये लिक्विडेशन में जा रही है। अब आप कहेंगे लिक्विडेशन में तो कंपनी बिकती है, लेकिन लिक्विडेशन में दरअसल सब कुछ खत्म ही हो जाता है एक तरह से। तो अब फ्यूचर रिटेल लिक्विडेशन में जा रही है। क्या कुछ होगा आगे ये जानेंगे। विदेशी क्यों मोड़ रहे भारतीय शेयर बाजार से मुंह। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक तरफ डेटा आया कि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उसी समय डेटा ये आया कि गोल्डमैन को भारतीय बाजार में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। ये अंतर विरोध क्यों ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आज एलआईसी। जी हां, एलआईसी को इतना घाटा क्यों। तिमाही नतीजे आए एलआईसी के और घाटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां मुनाफा आधा रह गया। क्यों रह गया ये मुनाफा आधा, क्यों ये घाटा हुआ आखिर, ये जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। लेकिन आज अंशुमान जी से सवाल लूं मैं पहली खबर आपको बताऊं उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको देता हूं। सरकार ने पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और 5 साल के लिए जो एफडी कराई जाती थी उन नियमों में बदलाव किए हैं। ये छोटी बचत योजनाएं हैं जो सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, इनके नियमों में बदलाव किया है। सबसे ज्यादा बदलाव कहां हुआ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में निवेश करने की समय सीमा रिटायरमेंट की तारीख से बढ़ाकर अब 3 महीने कर दी है, जो पहले 1 महीने थी। पीपीएफ में प्री मैच्योर विड्रॉल पर इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी को भी मैच्योरिटी से पहले तोड़वाने के नियमों में बदलाव किया गया है। ये जरूरी सूचना हमारे सभी उन लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी बचत योजना में निवेश करते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने वित्तीय सलाहकार या डाकखाने में जाकर इसकी जानकारी लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने डिफॉल्टर संस्थानों से बकाया वसूलने के लिए विशेष वसूली अभियान चलाएगा। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर से की जाएगी, जो फरवरी तक चलेगा। कुछ कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काट लेती हैं, लेकिन ईपीएफओ के पास जमा नहीं कराती हैं। अभियान के दौरान ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना है और लोगों को जागरूक बनाना है कि वो ये जान सकें कि उनकी सैलरी से जो पीएफ कट रहा है वो जमा हो भी रहा है नहीं। अगर आप ऐसे संस्थान में काम करते हैं जो पीएफ प्रॉपर जमा करता है तो निश्चित तौर पर आपके मोबाइल पर हर महीने इसका इंटीमेशन भी आता होगा। सर, ईपीएफओ में डिफॉल्टर्स की समस्या लगातार बढ़ क्यों रही है। ईपीएफओ में डिफॉल्टर्स की समस्या पहले से है, पुरानी है। करीब करीब 60 मिलियन के आसपास ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं। 12 लाख करोड़ के आसपास का कॉपस मैनेज करता है फंड। इधर पिछले 5-6 महीनों में ये समस्या कई राज्यों में, पश्चिम भारत के भी, पूर्वी भारत के भी और मध्य भारत के भी कई राज्यों में उन इकाइयों में दिखाई दी है जो शायद वित्तीय मुश्किल से परेशान है। इसमें होता यह है कि कंपनियों के कर्मचारियों का ईपीएफओ कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और उसे ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जारी करता है। सब माना जा रहा है कि वो पैसा निकाल कर किसी और दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया गया है, जबकि वो पैसा कंपनी को उसमें जमा करना होता है। अच्छा, कंपनियाँ इसलिए भी डिले करती हैं कि उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जाना होता है। तो यानी ये दोहरी चुनौती होती है, पैसा काट भी लिया जाता है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं जाता है। और पिछले 5-6 महीनों में कई राज्यों में कंपनियों को इस तरीके के नोटिस भेजे गए हैं। कहीं 50 केसेस हैं, कहीं 60 केसेस हैं, कहीं 100 केसेस हैं ऐसी कंपनियों के जिन्होंने अपने कर्मचारियों का पैसा काट लिया पर ईपीएफओ में जमा नहीं किया। लेकिन अब स्थिति ये है कि ईपीएफओ को पूरे देश में इसके लिए अभियान चलाना पड़ रहा है और फरवरी से ये अभियान पूरे देश में चलेगा, जिसमें ये पड़ताल की जाएगी और निकाला जाएगा कि कौन सी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों का पैसा निकाल कर ईपीएफओ में जमा नहीं कर रही हैं।
दिल्ली समेत एनसीआर के इलाके में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस की मांग भी बढ़ी है। पॉलिसी बाजार के आंकड़े आए जिनके मुताबिक नवंबर महीने में हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में आने वाली इंक्वायरीज 50% बढ़ गई हैं। बता दें कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI जिसे हम कहते हैं 500 के पार चला गया है। पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के बिजनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल का यह भी कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग ज्यादातर 1 करोड़ के रुपए की जो पॉलिसी है उसका विकल्प चुन रहे हैं। सर, क्या इस तरीके की बीमा पॉलिसी हैं अभी जो ये प्रदूषण वगैरह को कवर करती हूँ? ये अब दिल्ली के लिए और दिल्ली के आसपास के इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर और बेहद चिंताजनक खबर भी है। पहली चीज़ तो है कि भारत की बीमा पॉलिसीज़ में पॉल्यूशन से रिलेटेड होने वाली बीमारियों के लिए फिलहाल कोई कवरेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीमा कंपनियां जिन बीमारियों का कवरेज देती हैं वे पुरानी बीमारियां होती हैं, किसी अन्य कारणों से होने वाली बीमारियां हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो आप स्पष्ट रूप से उसमें देख लें कि उसमें पॉल्यूशन से जुड़ी हुई समस्याओं का कोई समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसका कवरेज मिलता है तो आपको दिखेगा कि उसका कोई कवरेज नहीं है। हालांकि भारत में शहरों के चोक होने की, पॉल्यूशन की समस्या नई नहीं है, पुरानी है, पर भारत की बीमा कंपनियों ने इस मामले में फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं दी है। फिर भी आप लंग से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो सामान्य कवरेज हेल्थ बीमा में मिलते हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं। पहली चीज़ परिस्थिति तो ये है। दूसरी बात ये कि बीमा कंपनियों के पास इस स्तर की बीमारियां जो हर साल पॉल्यूशन के कारण आ रही हैं उन्हें मैनेज करने का, उनके बारे में उनके क्लेम्स को डिस्पोज करने का ढांचा नहीं है। एक और बात इसमें उभर कर सामने आई शुभम, जिन लोगों से बात करके, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स की बीमारियों का कवरेज तो मौजूद है, लेकिन उनकी लंग्स की बीमारियां इस वेदर में बढ़ रही हैं, यानी उसका कारण पॉल्यूशन है, और इससे बीमा कंपनियों को रिकॉग्नाइज कराने में, इसे बीमा कंपनियों को एंटरटेन कराने में और अस्पतालों से जाकर इलाज लेने में उन्हें बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ये इस तरीके की बीमारियों का कवरेज नहीं मिलता है। ये तो दुविधा उन लोगों की है, उन थोड़े से लोगों की है जिनके पास बीमा मौजूद है। लेकिन अब जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि जैसे जैसे दिल्ली में हवा दमघोंट हो रही है, AQI 600, 700 और उससे ऊपर निकल रहा है, तो लोग कवरेज की तलाश कर रहे हैं। पर बीमा कंपनियों के पास सामान्य हेल्थ पॉलिसी तो होगी, 1 करोड़ तक की पॉलिसी भी हो सकती है, लेकिन उनके पास ये कवरेज उपलब्ध शायद नहीं होगा। सर, ये तो बात उनकी हो गई जो इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास बीमा नहीं है या प्रदूषण से बचने के लिए जो संसाधन जरूरी हैं वो नहीं है? उसका कोई विकल्प नहीं है, और भारत में सरकारें इस चीज़ को कि उनकी वरीयता पर भी नहीं है। ये इस तरीके की जो आपदा, एक किस्म की आपदा है जो प्रमुख शहरों में दिखाई दे रही है, अब तो ये पूर्वी भारत के शहरों में भी फैल रही है। एक तो भारत का बहुत छोटा हिस्सा जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके हेल्थ इंश्योरेंस में इसका कवरेज नहीं, पर जो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी जो बाइक पर चल रही है, शहरों में काम कर रही है, निकल रही है, उसके पास किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं है बीमा की स्थिति में बचने के लिए। ज़्यादातर जगह अब जिन लोगों के पास क्षमता है उनके पास एयर प्यूरीफायर्स हैं, जिन्होंने एयर प्यूरीफायर से कम अपने घर के माहौल को बेहतर कर रखा, बल्कि कारों में भी अब एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रदूषण ने भारत के शहर को बिल्कुल इस तरह से बांट दिया है कि बहुत छोटा सा 1%, 2% का हिस्सा है जो इस दमघोट धुएं में अपनी ज़िंदगी बचा पा रहा है। बाकी लोगों के लिए ना तो बीमा की कोई सुरक्षा है, ना उनके पास एयर प्यूरिफिकेशन की कोई समस्या, बस वो इस पर निर्भर है कि कब बारिश हो, कब थोड़ा AQI लेवल नीचे जाए। और इसलिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को अब नए सिरे से तैयार करना भारत में ज़रूरी हो गया है, खासतौर पर आम लोगों के लिए, कम आय वाले लोगों के लिए, क्योंकि प्रदूषण, जब भी कोई बड़ा एयर पॉल्यूशन होता है तो सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी जीविका छोटी है, जिनके पास कम काम है और जिनके पास अच्छी रेजिस्टेंस नहीं है, जिनके शरीरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। देश के आधे थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति चिंताजनक है। CEA के मुताबिक 8 नवंबर को देश की निगरानी में वाले 182 थर्मल पावर प्लांट में से 82 में कोयले के स्टॉक की स्थिति गंभीर है। 182 कोयला आधारित पावर प्लांट की कुल क्षमता 206 गीगावाट से ज़्यादा है। किसी पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति को गंभीर तब माना जाता है जब कोयले का स्टॉक समान स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह गया हो। सर, कोयले की समस्या इतनी बढ़ती क्यों दिख रही है? लगातार पूरा साल हमने कोयले की कमी का सामना किया, फिर वापस हम लौटकर नवंबर में आ गए। हर साल नवंबर में कोयले का संकट बनना शुरू होता है और वो दिखाई देना शुरू हो गया। इस बार के आंकड़ों में एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है कि जिन 82 पावर प्लांट्स में जहां कोयले की कमी अब खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिसको क्रिटिकल लेवल कहा जाता है, उसमें से करीब 6 प्लांट ऐसे हैं जो इंपोर्टेड कोल पर चलते हैं, यानी उनके पास आयातित कोयला भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पूरे बिजली उत्पादन परिदृश्य में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो फिर
कोयले की कमी के कारण बिजली में कटौती पर मजबूर हो सकता है। ये स्थिति तब है, 182 प्लांट हैं जिनमें से करीब 82 प्लांट इस कैटेगरी में आ गए जिनके पास कोयला नहीं। ये स्थिति तब है जब पिछले 3 महीने में सरकार ने कोयले का इंपोर्ट बढ़ाया है, बिजली घरों को इस बात का आदेश दिया है कि वो हर कीमत पर कोयला खरीद कर लाएं। कोल इंडिया अपने उत्पादन में बढ़ोतरी के आंकड़े पेश कर रही है और बता रही है कि कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो डोमेस्टिक कोल बेस्ड प्लांट हैं उनके पास कोयला पहुंच नहीं पा रहा है। और अब यहाँ से बिजली की मांग में बढ़ोतरी शुरू होगी जाड़े के मौसम में, थोड़ा सा शहरों के भीतर, और धीमे धीमे जनवरी फरवरी मार्च आते तक बिजली की मांग का पीक पे पहुँचने का समय आ जाएगा। एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी माने जाने वाली किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल का अब लिक्विडेशन होना तय है। असल में बीते शुक्रवार शाम को फ्यूचर रिटेल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने लिक्विडेशन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करने की अर्जी एनसीएलटी में दाखिल कर दी है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत फ्यूचर रिटेल के कर्ज समाधान के लिए स्पेस मंत्रा नाम की एक कंपनी थी जिसने बोली जमा की थी, पर कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी ने 1 अक्टूबर को हुई बैठक में इस बोली को खारिज कर दिया। सर अब क्या होगा, फिर ये बोली खारिज हो गई या फ्यूचर रिटेल का क्या होगा? भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो पायनियर ब्रांड था, जो अगुआ ब्रांड था, अब वो बिकने की स्थिति में है। बड़ा उतार चढ़ाव भरा इतिहास इस एक कंपनी का हमने भारत में देखा। किशोर बियानी की कंपनी थी, इसने भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड रिटेल शुरू की और उस रिटेल चेन ने दुनिया के कई दिग्गजों को चुनौती दी। उसके बाद हमने इसको टेक ओवर करने के लिए रिलायंस रिटेल, अमेजन में लंबी कानूनी लड़ाई देखी जो कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से लेकर भारतीय अदालतों तक चली। अंततः इसे बेचने की तैयारी की गई। अब ये स्थिति है कि इस कंपनी को कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा है और लिक्विडेशन का मतलब है इसकी जो एसेट्स अवेलेबल हैं, जो स्टोर्स अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ जो स्पेस अवेलेबल है, गोडाउन्स हैं, वो सब बेचे जाएंगे और उसके बाद इस इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में बैंकों को जो पैसा भी मिलेगा, जो भी पैसा इस बिक्री से मिलेगा उससे उनको संतोष करना होगा। बैंकों का कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों के पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के उन प्रावधानों को वैध ठहराया जिनमें पर्सनल गारंटी देने वालों की भूमिका तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पर्सनल गारंटी देने वालों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से भी वसूली का रास्ता साफ हो गया। सर क्या मतलब है इस खबर? यह फैसला काफी बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी समय से ऊहापोह चल रही थी कि जिन कंपनियों के कर्ज लेने में किसी की पर्सनल गारंटी लगी हुई है, खासतौर से बड़ी कंपनियों में, जिसमें कि बड़ी कंपनियों के मालिक शामिल हैं, जो कंपनियां डिफॉल्ट हो गई, जैसे वीडियोकॉन का मामला ले लें या अनिल अंबानी की कंपनियों का मामला ले लें, इनमें आमतौर पर कंपनी के जो मालिक हैं और जिनकी पर्सनल गारंटीज होती हैं वो आईबीसी की प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाती थी। इस प्रक्रिया के बाद ये जो 3 मेंबर की बेंच थी, जो कि चीफ जस्टिस बेंच थी, इसने 350 के आसपास पिटिशंस थे जिनकी सुनवाई करके ये फैसला दिया है। अब इस ऑर्डर के बाद भारत में एक नए तरीके से आईबीसी की प्रक्रिया की व्यवस्था शुरू होगी, जिसमें कंपनी को यदि कंपनी ने किसी की पर्सनल गारंटी पर भी कर्ज लिया है तो उसे आईबीसी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, यानी उसकी एसेट से भी वसूली की जा सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी गोल्डमैन ने एक तरफ भारत के शेयर बाजार की रेटिंग को अपग्रेड किया तो दूसरी तरफ चाइना के शेयर बाजार को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। भारतीय बाजारों को बोला गया है उनकी तरफ से कि रणनीतिक तौर पर ये आकर्षित दिख रहे हैं, इसलिए रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। वहीं हांगकांग में लिस्टेड चीन की कंपनियों की रेटिंग को मार्केट वेट और हांगकांग की कंपनियों को अंडरवेट की रेटिंग दी गई है। सर पहला सवाल तो यही कि अपग्रेड भारत का और चाइना का डाउनग्रेड, ये भारत का अपग्रेड क्यों आया? भारत का अपग्रेड चीन की तुलना में दिखाई देता है। चीन की अर्थव्यवस्था में संकट है, गहरा संकट। हम लगातार आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि चीन से विदेशी निवेश भी निकल रहा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आ रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में कई तरीके के दबाव दिख रहे हैं और उसका असर वहाँ के स्टॉक मार्केट पर दिखाई दिया है और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से उस भारत के शेयर बाजारों को बेहतर रेटिंग मिली है गोल्डमैन से, और कई और अन्य निवेशकों ने भी भारतीय शेयर बाजारों को तुलनात्मक रूप से बेहतर परिस्थिति में माना है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार में भी हमने पिछले दिनों में लगातार गिरावट देखी है, लेकिन आर्थिक आधारों पर, बुनियादी आर्थिक आधारों पर भारतीय शेयर बाजार चीन की तुलना में बेहतर दिख रहे हैं और इसलिए ये स्पेसिफिक रिपोर्ट है जो चीन और भारत की तुलना के आधार पर भारत को अपग्रेड करती है। सर अगर एक तरफ गोल्डमैन कह रहा है कि भारत के शेयर बाजार अच्छे हैं, संभावनाएं दिख रही हैं, फिर एफपीआई लगातार क्यों निकल रहे हैं 3 महीने से? और ये ही इसका पैराडॉक्स है, ये इसकी सबसे बड़ी असंगति है कि गोल्डमैन खुद भी अपने आप में एक निवेशक है, पर गोल्डमैन भारतीय बाजार को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन हमने पिछले 15 दिनों में करीब 6000 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की देखी और लगातार पिछले 1-1.5 महीने से पूरा अक्टूबर का महीना निकल गया, लगभग सितंबर के मध्य से बिकवाली शुरू हुई थी, अक्टूबर का महीना निकल गया और अब 15 दिन नवंबर के निकलने जा रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने लगातार भारतीय बाजार
बाजार में बिकवाली की है। तो यानी बाजार की संभावनाएं बेहतर कहने वाले भी विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारतीय शेयर बाजार में अब रिटर्न की वो परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है, खासतौर पर डेट मार्केट में। चूंकि अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना है, अमेरिकन ट्रेजरीज पर बेटर रिटर्न मिल रहा है और इसलिए अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार अब प्रतिस्पर्धा से पिछड़ रहे हैं और विदेशी निवेशकों को ज़्यादा सुरक्षित निवेश अमेरिका के बाजारों में मिल रहा है। दूसरी बात है कि चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बेहतर दिखाई देती है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर अपनी आर्थिक विकास दर अभी 6 से 6.5% के आसपास है। मूडीज़ की और बाकी सबकी जो रिपोर्ट आई वो 6 से 6.5% के आसपास है। उस 6-6.5% की आर्थिक विकास दर पर भारतीय शेयर बाजार के बढ़ने की संभावनाएं सीमित है, मौजूदा परिस्थिति में दिखाई देती हैं। तो भारतीय बाजार में पैनिक या दबाव तो नहीं है, पर भारतीय बाजार में बहुत तेज ग्रोथ की संभावनाएं भी नहीं दिख रही। तो विदेशी निवेशकों के लिए 2 बड़े फैक्टर हैं जो नेगेटिव हैं और तीसरा फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, रुपए की कमजोरी, ये सारे और भारत में अभी से लेकर अगले साल तक चलने वाला चुनावी माहौल, चुनावी मौसम, ये सारी परिस्थितियां भी हैं, वो भी विदेशी निवेशकों के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज दिन की सबसे बड़ी खबर है LIC पे और संदर्भ है तिमाही नतीजे। वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नतीजे काफ़ी निराशाजनक रहे। तिमाही के दौरान कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम यानी प्रीमियम से जो उसे आय होती है, मेन काम है पॉलिसी बेचना, पॉलिसी के बदले जो प्रीमियम आता है वो 19% घट गया है और ये घटकर 1.07 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,32,000 करोड़ से ज़्यादा था। इस दौरान LIC का मुनाफा 15,952 करोड़ रुपए रहा। इसमें 50% की कमी आई और ये घटकर 7,925 करोड़ रुपए रह गया। जो 15,952 करोड़ था वो 7,925 करोड़ रुपए लगे। हालांकि अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ बदलाव हुए थे पिछले साल, तो इसलिए समान अवधि से इसकी तुलना ठीक नहीं है, ये कंपनी का कहना है। सर, अब पहला सवाल ये कि मुनाफे को ये चोट क्यों पहुंची? LIC के मुनाफे ने बाजार को काफ़ी चौंकाया और सनसनीखेज असर भी था इसका शेयर बाजार पर भी था, क्योंकि LIC के मुनाफे में इतनी तेज गिरावट की संभावना नहीं थी। LIC पिछले 2 तिमाही से दबाव में है, भारतीय बाजार में पिछड़ रही है, नई पॉलिसीज़ नहीं बिक रही, उन पर मांगे आते हैं, पर मुनाफे के आंकड़े ने चौंकाया। 50% मुनाफे में कमी आई। हालांकि कंपनी का ये कहना था कि उसने अपने अकाउंटिंग के नियम बदले हैं, इसलिए जो 15,952 करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले साल था उसकी तुलना में 7,925 करोड़ रुपए की मुनाफे की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कंपनी ने अपना कुछ मुनाफा ट्रांसफ़र किया है कुछ अलग अकाउंट्स में। ये बात बाजार को थोड़ी समझ में आई, थोड़ी नहीं समझ में आई। शेयर बाजार में तेज गिरावट भी दिखाई दी, स्टॉक में आज भी गिरा। लेकिन केवल बात यही नहीं थी कि मुनाफे की अकाउंटिंग की समस्या में दिक्कत थी, और भी कई सारी चीज़ें LIC के कामकाज के भीतर से निकल कर आती हैं, जिसमें एक बात आपको शुभम ने बताई जो कि नेट प्रीमियम इनकम की बात थी। जो नेट प्रीमियम इनकम ही है वही कंपनी का, किसी भी बीमा कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यानी नए प्रीमियम देने वाले लोग नहीं आए, प्रीमियम नहीं बढ़े, यानी LIC से लोगों ने दूरी बनाई, LIC की पॉलिसीज नहीं खरीदी और इसलिए LIC की कमाई में कमी आई। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसको कि बीमा कंपनियों के मामले में नापा जाता है, उसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, VNB। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आधार पर किसी बीमा कंपनी ने कितने नए ग्राहकों को अपने से जोड़ा, कितनी नई पॉलिसी जोड़ी, कितना नया बिजनेस शुरू किया, इसका भी आकलन किया जाता है। यह मामला भी LIC के मोर्चे पर खासा कमजोर और नरम दिखता है। आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर 30 तक का जो समय था 6 महीने का, उसमें कंपनी की जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस थी वो 3,304 करोड़ रुपए रही, जो इससे पहले के 6 महीनों के दौरान तुलनात्मक आधार पर 3,677 करोड़ रुपए थी। यानी नया बिजनेस जोड़ने में LIC पिछड़ती हुई दिखाई दी और इसीलिए कंपनी का जो न्यू बिजनेस मार्जिन था वो फ्लैट था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई। पिछली छमाही की तुलना में इस छमाही में उसके मार्जिन में कोई बढ़ोतरी नहीं आई। ये बता रहा है कि दोनों परिस्थितियों में नया प्रीमियम इनकम लेने की दृष्टि से और नए बिजनेस को जोड़ने की दृष्टि से दोनों तरह से LIC को नुकसान हुआ है और उस नुकसान का असर कंपनी के मुनाफे में रिकॉर्ड गिरावट के तौर पर सामने आया है।
सर चुनौतियां क्या हैं एलआईसी के लिए मौजूदा बाजार में? अगर और कंपनियां देखें बढ़ रही हैं, एलआईसी पिछड़ रही है, वो चुनौतियां क्या हैं जिन पर काम करना होगा, एलआईसी को खुद को बदलना होगा? एलआईसी ने कुछ माना भी है। एलआईसी की तरफ से जो कहा गया इस नतीजों के बाद भी, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें मानी गई कि एक तो ये माना गया कि बाजार में कंपटीशन ज़्यादा है और एलआईसी का प्रोडक्ट मिक्स बेहतर करने की ज़रूरत है, और दूसरा है कि कंपनी को और कुछ आकर्षक ढंग से चीज़ें लानी पड़ेंगी। पर चुनौती सबसे बड़ी एलआईसी के साथ दिखाई दे रही है कि एक तो जो टैक्सेशन का रिजीम बदला, जिन हाई वैल्यू पॉलिसीज पर नया टैक्सेशन आया, उसने एलआईसी को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी चीज़ है कि निजी कंपनियों ने एलआईसी की लिस्टिंग होने के बाद बहुत एग्रेसिव ढंग से टर्म इंश्योरेंस और नए तरीके की पॉलिसी देना शुरू किया। एलआईसी अब काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई। एलआईसी उस तरीके की मॉडर्न पॉलिसी, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज लेकर नहीं आ पा रही है। इस कंपटीशन के कारण एलआईसी के नए बिजनेस में अब कमी आ रही है। जो पुरानी पॉलिसीज हैं वो तो चल रही हैं, नए बिजनेस में कमी आना ठीक है, नए प्रीमियम भी आना कम हो रहे हैं। धीमे धीमे भारत के आम इंश्योरेंस लेने वाले वो लोग जो पहले एलआईसी से ही सारी पॉलिसी कराते थे शुभम, वो कम से कम एक या दो पॉलिसीज अब अपनी निजी कंपनियों से ज़रूर करा रहे हैं। चाहे बेहतर सुविधा मान लें, चाहे बेहतर सर्विस मान लें, या बेहतर रिटर्न की संभावना मान लें, वो बिजनेस एलआईसी लूज़ कर रही है, प्रोडक्ट की साइड से भी और रिकॉल की साइड से भी लोगों तक पहुंच के आधार पर। बावजूद इसके ये भी आश्चर्यजनक बात है कि एलआईसी के पास आज भी भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क है एजेंट्स का, सबसे बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, सबसे गहराई तक भारत के हिंटरलैंड में छोटे छोटे कस्बों तक एलआईसी का नेटवर्क फैला हुआ। उसके बाद भी भारत में कोविड के बाद बीमा को लेकर जो जागरूकता बढ़ी, वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, लोगों ने टर्म इंश्योरेंस और नई पॉलिसीज करानी शुरू की, और जब भारतीय बीमा बाजार में सामान्य रूप से बढ़ोतरी आई तो एलआईसी उस बढ़ोतरी से पिछड़ गई। जब ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रहा था तो उसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो कि सरकारी कंपनी है वो पिछड़ गई थी। सर अब एलआईसी के अगर आप देखें तो एक तरफ खड़े हैं पॉलिसी होल्डर्स और दूसरी तरफ खड़े हैं निवेशक जो शेयर बाजार में एलआईसी का शेयर खरीदते हैं। उनके लिए हालात कैसे बनते दिख रहे हैं? शेयर बाजार निवेशकों के लिए तो एलआईसी कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब से एलआईसी आईपीओ के तौर पर लिस्ट हुआ, इस कंपनी ने बेहतर रिटर्न कभी नहीं दिए। बाजार में स्टॉक लगातार दबाव में है। तो निवेशकों की दृष्टि से तो ये जो एलआईसी की खिचड़ी थी वो तो कच्ची रह गई, पकी नहीं। बाकी सारे स्टॉक्स जो इश्यूज एलआईसी के आसपास लिस्टेड हुए उनके रिटर्न अच्छे थे, एलआईसी ने बेहतर रिटर्न नहीं दिया। पॉलिसी होल्डर्स के लिए अब ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। हालांकि एलआईसी ने अभी तक अपने बोनस का, अपने रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने लिए नए तरीके के उत्पाद ढूंढ रहे हैं, तो निजी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में एलआईसी के सामने खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। अगला एक क्वार्टर एलआईसी के नतीजों की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखना होगा कि एलआईसी अगली छमाही में भी क्या अगले 3 से 6 महीनों के भीतर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखती है जहां मुनाफे में कमी आती है। अगर ये मुनाफा और गिरता है तो फिर थोड़ी चिंता की वजह दिखाई देगी, क्योंकि 50% मुनाफे में गिरावट काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और इसके बाद एलआईसी के अगले 3 महीने के नतीजों पर निर्भर करेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधिकारियों ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से अमेरिका के आर्थिक आउटलुक को डाउनग्रेड करने के फैसले को खारिज कर दिया। बीते शुक्रवार मूडीज ने अमेरिका के आर्थिक आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया। हालांकि यूएस की जो रेटिंग थी, सॉवरेन रेटिंग, उसको AAA पर बरकरार रखा है। सर आउटलुक को लेकर इतनी फिक्र क्यों है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अमेरिका के? अमेरिका के आउटलुक में 2-3 बड़ी चिंताएं। इससे पहले भी एजेंसियां अमेरिका के आउटलुक पर सवाल उठा चुकी हैं। एक तो महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में जो डेट क्राइसिस है वो लगातार वापस लौट रही है। अभी भी देखिए, हमने आपको बताया था कि तात्कालिक तौर पर एक सीमित अवधि का समाधान निकाला गया, फिर 1 महीने बाद ये संकट सामने खड़ा होगा। चूंकि अमेरिका की राजनीति बुरी तरह विभाजित है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, तो किसी भी एक चीज़ पर सहमति बना पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, जो कर्ज है वो सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां अमेरिका के आउटलुक को लेकर चिंतित हैं। हालांकि रेटिंग कम नहीं की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, और उसमें भी सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि कोई बड़ा सुधार या कोई बड़ा बदलाव कर पाना बाइडेन के लिए संभव नहीं होगा। अमेरिका चुनाव में भी जाने वाला है अगले साल से। दूसरी चीज़ है कि फिस्कल डेफिसिट्स बहुत हाई हैं अमेरिकी सरकार के। कोविड के दौरान काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, उसके बाद काफ़ी पैसा खर्च हुआ। उन डेफिसिट्स को रिकवर करने के लिए, नए टैक्सेशन के लिए, रेवेन्यू के लिए कोई संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है। बाकी अर्थव्यवस्था में, व्यापक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर उतनी चिंताएं नहीं है। सरकार की जो अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट इकोनॉमी है, उसे लेकर मूडीज़ की चिंताएं ज़्यादा हैं, इसलिए आउटलुक को डाउनग्रेड किया गया है। पर आमतौर पर दुनिया का कोई भी देश हो, जब भी कोई रेटिंग एजेंसी किसी देश के आउटलुक को डाउनग्रेड करती है, बदलती है, तो सरकार तत्काल उसका विरोध करती है, उस पर सवाल उठाती है और उससे सहमत नहीं होती। तो वैसा ही अमेरिका में भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के खातों में साल 2022-23 का ब्याज जल्द जमा कराएगा। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। साल 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्य हैं। ब्याज का पैसा कर्मचारियों के खाते में अप्रैल 2023 में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन 7 महीने के बावजूद अभी कर्मचारियों को ब्याज का इंतजार है। रिलायंस जियो ने गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में 115 से अधिक शहरों में अपनी एयर फाइबर सेवा विस्तार कर दिया है, शुरू कर दी है। रिलायंस जियो ने 19 सितंबर को 8 शहरों में अपनी एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की थी। 1 महीने की वैलिडिटी वाला जियो एयर फाइबर का प्लान 599 रुपये के साथ आता है। इस पर जीएसटी अतिरिक्त लगती है। यूजर्स को इस प्लान में 30 MBPS तक का डेटा देने का दावा है कंपनी का। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे हो, ये तय करता है। हर 5 साल में गठित होने वाला पैनल की घोषणा विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद होने की उम्मीद है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? 16वां वित्त आयोग बड़ा घटनाक्रम है। भारत के फेडरल फिनांसेस की दृष्टि से वित्त आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था होती है, क्योंकि इसके आधार पर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय रिश्ते तय होते हैं। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह थे। इस वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में केंद्रीय टैक्स में राज्यों के जो हिस्से थे उसे करीब 41% रखने की बात की गई थी। 14वें वित्त आयोग में 42% हिस्सा था, 1% कम करने की बात थी। रिपोर्ट स्वीकार हो गई, लागू हो गई। पर 16वां वित्त आयोग कई सारे नए संदर्भों के साथ दिख रहा है। हालांकि सरकार ने अभी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बताए, केवल एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है वित्त मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर, जो वित्त आयोग को देखेगा और इसी को वित्त आयोग के बनाने की 16वें वित्त आयोग को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देखने होंगे कि सरकार इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करती है कि नहीं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीएसटी का दौर निकल चुका है। जीएसटी से मिलने वाली के नुकसान की भरपाई का दौर पूरा हो चुका है। यहाँ से आने वाले अगले 5 सालों में जब भारत की आर्थिक विकास दर 6-7.5% ही रहने वाली है, तेज नहीं होने वाली, तो राज्यों के राजस्व के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये वित्त आयोग की तरफ से इस बात की तरफ से की सिफारिशों पर इसकी निगाह रहेगी कि वित्त आयोग कैसे तैयार करता है। दूसरा ये कि भारत का जो बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य आने वाला है केंद्र और राज्य के बीच, इस बीच में वित्त आयोग की कैसी भूमिका रहने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात जो केंद्रीय फिनांसेस में मानी जा रही है कि भारत में सरकारों के कर जब GDP के 90% के आसपास पहुंच रहे हैं, तो वित्त आयोग की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो आने वाले 5 सालों में सरकारों के कर्ज में कमी करे, क्योंकि तभी भारतीय अर्थव्यवस्था की साख अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर हो पाएगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शायद इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या इसके काम करने का जो दायरा तय होगा उसमें इनको शामिल होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अब आपको अगला मनी सेंट्रल मिलेगा गुरुवार को। मंगलवार और बुधवार रहेगी छुट्टी। मंगलवार को है शेयर बाजार बंद और बुधवार को भाई दूज की छुट्टी है मनी 9 के ऑफिस में। तो इन दोनों ही छुट्टियों में हम आपको नहीं मिलेंगे। दिवाली क्योंकि इस बार रविवार की थी, तो दिवाली के बाद अगले दिन हम आपके साथ आ गए बड़ी खबरों को लेकर। 2 दिन की बड़ी खबरें आपको मिलेंगी विश्लेषण के साथ गुरुवार को, और रविवार को मिलेगा आपको आपका इकोनॉमिकम। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार है, वैसा ही रंगो